देश भर में कल 5वें चरण का चुनाव हुआ। देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो बिहार में जिस 5 सीटों पर चुनाव था, जिसमें से 4 पर तो चुनाव अच्छे तरीके से बीता, लेकिन सारण लोकसभा सीट, जहां पर लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य का टक्कर राजीव प्रताप रूढ़ी से था, वहां ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई जो सबको हैरान कर रही है। रोहिणी आचार्य अपने बूथ पर जाती है तो वहां पर पत्थरबाजी होती है, लोग उनका विरोध करते हैं और आरोप ये लगाया जाता है कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई थी। उसके बाद आज सुबह सवेरे वो घटना इस अंजाम पर पहुंची कि आज गोलीबारी की गई और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो सारण के एसपी है, उन्होंने कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। प्रशासन वहां पर मौजूद थी, चुनाव आयोग के पदाधिकारी भी थे, लेकिन इसके बावजूद अगर एक प्रत्याशी बूथ पर जाता है तो वहां इस तरीके से प्रत्याशी पर हमला क्यों किया जाता है और अब गोलीबारी तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। मेरे साथ गणेश सम्राट जुड़े हैं और हम इस मसले पर बातचीत करेंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य जब बूथ पर आती हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से हमले क्यों किए जाते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी रहने के बावजूद ये आरोप लगाया जाता है कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई थी। गणेश, कल जो घटना निकलकर सामने आई सारण में और उसके बाद आज गोलीबारी तक पहुंच गई। देखिए ना, जो घटना निकल के सामने और ये बिहार में 5वें चरण का चुनाव था, पूरे देश में हो रहा था। बिहार में सबकी नज़र सारण सीट पर थी, क्योंकि सारण सीट हॉट सीट बनी हुई थी। सारण पे कहा यह भी जा रहा है कि जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य चुनाव के मैदान में है, वो सीट लालू प्रसाद यादव का लंबे समय तक रहा है। लालू प्रसाद यादव उस सीट से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। हालांकि उस चुनाव सीट पर चुनाव हारे भी हैं लालू प्रसाद यादव। उसके बाद से राजीव प्रताप रूढ़ी की उस सीट पे लगातार चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड है वो बना रहा। इस बार लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर रोहिणी को मैदान में भेजा था। और रोहिणी इस चुनाव में जब सारण पहुंची थी पहली बार, तो आपको याद होगा कि लालू सब परिवार पहुंचे थे। इस वजह से लालू प्रसाद यादव के जो वोटर थे, जो उनके पार्टी के समर्थक थे, वो पूरे तरीके से इस बार एग्रेशन में थे। और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इस चुनाव में उनको जीत इस सीट पर तो सुनिश्चित मिलेगी। लेकिन जब वोटिंग के दिन वो सुबह से जो शुरुआत हुई 7 बजे से, तो शुरुआती रुझान सभी जगह अच्छे रहे। दोनों पक्ष के जो प्रत्याशी हैं या उनके जो समर्थक हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचते रहे, वोट देते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसके बाद शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने शिकायत करनी शुरू की और बीजेपी की तरफ से भी शिकायत हुआ कि जिस जगह पर जिस जाति, क्योंकि सारण का जो जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर चुनाव मुद्दे पर नहीं हुआ। बिहार में बिल्कुल, बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं ना, वो अमूमन 2 ही मुद्दे पर बात हो रहे हैं। या तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट हो रहा है, या दूसरा जाति के आधार पर। तो सारण में प्रधानमंत्री का मुद्दा तो था ही, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम के अलावा वहां जाति बहुत बड़ा फैक्टर था। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उम्मीदवार भी यादव। तो यादव समाज के जो वोटर थे, जो समर्थक थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो पूरा एग्रेशन में थे। ऐसे में कई मतदान केंद्र पर यह शिकायत मिली कि जिस जाति का जहां पर ज्यादा संख्या है, वो अपने प्रभाव से मतदान केंद्र पर कोशिश कर रहे हैं प्रभाव डालने की। इसी कड़ी में छपरा, सारण लोकसभा सीट की सबसे हॉट सीट है छपरा। छपरा जिला भी है, जिस जगह पे क्या हुआ कि मतदान के बीच भिखारी चौक एक जगह है, वहाँ एक मतदान केंद्र है। 318 और 319 जो पोलिंग बूथ है, वहाँ पर ये शिकायत मिली थी कि, हालांकि ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की शिकायत है, राजद के उम्मीदवार उनकी शिकायत थी कि वहाँ पर जो है वो जो उनके विरोधी हैं वो ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हैं। जिसकी शिकायत मिलने पर रोहिणी एक बार पहले पहुंची थी, उस समय मीडिया के तमाम लोग मौजूद थे। फिर दोबारा वो देर शाम 5:30 बजे के आसपास पहुंची। तो रोहिणी का यह कहना है कि जब वो मतदान केंद्र पर पहुंची तो वहाँ वो बीजेपी के जो प्रभाव रखने वाले, बीजेपी में प्रभाव रखने वाले लोग हैं, या जो उस वक्त वहाँ उम्मीदवार थे, उनके बेहद ही करीबी व्यक्ति मतदान केंद्र पर मौजूद था। जिसको रोहिणी का कहना है कि हमने उनको मना किया कि आप अगर वोट कर लिए तो यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। इस बीच रोहिणी को लेकर एक वीडियो और सामने आया, जिसमें एक वीडियो में एक व्यक्ति बता रहा है कि रोहिणी आचार्य बूथ कैप्चर करने आई है, और इसी वीडियो में आगे रोहिणी का विरोध हो रहा है। फिर जिला प्रशासन के लोग रोहिणी आचार्य से बातचीत के बाद उनको वहां से जाने की बात करते हैं। रोहिणी के साथ भोला यादव दिख रहे हैं,
जिस भोला यादव के साथ घूमने पर भी विवाद उठा है। जेडीयू ने कहा है कि भोला यादव दूसरे जिले के व्यक्ति होकर उस जिले में क्या कर रहे हैं, इसमें तो जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था। तो रोहिणी को जिला प्रशासन के जब विरोध होने लगा, जिस वीडियो में दिख रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भाई रोहिणी को प्रशासन ने कहा कि आप चले जाइए। रोहिणी जब गाड़ी में बैठकर जाने लगती है, इस बीच खूब हुटिंग होता है, रोहिणी के खिलाफ में नारेबाजी होती है और उनके विरोधी जो उम्मीदवार होते हैं उनके पक्ष में नारेबाजी होती है और उसी वीडियो में रोहिणी आचार्य को गाली भी दिया जाता है। तो वो वीडियो निकल के सामने आया और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हो, इस बात की उनको जानकारी होती है कि उनके उम्मीदवार, उनके नेता के खिलाफ इस तरीके के माहौल हुआ। उसके बाद उस इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। उस बीच दो जो ग्रुप के लोग थे, दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए, बीजेपी और राजद के समर्थक, और उनके बीच क्या हुआ कि उनके बीच इस बात को लेकर तनातनी थी, स्थिति पथराव तक की हो गई, हाथापाई के बाद पथराव की स्थिति हो गई। उस वक्त जिला प्रशासन मौके पर पहुंच के उस भीड़ को शांत कराई। इलेक्शन कराने आए जो लोग वहाँ मौजूद थे, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मतदान का जब समय खत्म हुआ 6 बजे के बाद, ईवीएम को सील करने के बाद डीएमएसपी की मौजूदगी में उस मतदान केंद्र से ईवीएम जब रवाना हो गया, उसके बाद स्थानीय लोगों का जो तनाव था वो धीरे धीरे कम हो गया। पुलिस भी कैंप करी थी। आज सुबह क्या हुआ कि भिखारी चौक जो है, जो जगह है, उसी चौक पे एक चाय की दुकान है। अमूमन गांव में या शहर में होता है जहाँ सुबह सुबह दोनों पक्ष के लोग पहुंच जाते हैं। इस बीच एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा दूसरे जाति विशेष के जो लोग थे उनको टिक्का टिप्पणी की गई। हालांकि कहा गया कि आप यहाँ पे जो आए हैं, अभी फिलहाल माहौल उस टाइप से नहीं है कि आप लोग यहाँ खुल के बैठे और बात करें। हालांकि समझाने की दिशा में बातचीत, लेकिन बात बिगड़ गया और उसके बाद दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे को सूचना दिए कि यहाँ पे एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा दूसरे जाति विशेष को दबाया जा रहा, और ये गलत सूचना मतलब आग की तरफ फैली और इस इलाके में फिर जो जिसके पास जितना क्षमता था वो वहां पहुंच गए। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक थे या रोहिणी आचार्य के जो समर्थक थे वो लाठी डंडे लेकर पहुंचे, और राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के जो समर्थक थे वो हथियार लेकर पहुंचे, बंदूकें वो लेकर पहुंचे। और जब स्थिति इस तरीके से आई, जब लाठी डंडे और पथराव शुरू होने लगे तो सीधा वहां पर जो है वो गोली चल गई, फायरिंग हो गई, और इस फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है, दूसरा जो है वो घायल हो जाता है, एक और व्यक्ति है जिसको चोट लगती है और फिर उनको इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाता है। प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, हालांकि यहाँ प्रशासन की चूक जरूर है। बिल्कुल गणेश, सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन को पता था कि पिछले दिनों ये सब कुछ हुआ है, उस जगह पर कम से कम आपके ऑफिसर्स रहने चाहिए थे, सुरक्षा बल रहने चाहिए थे, उसके बाद जब झड़प शुरू हुई तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि फायरिंग स्टार्टिंग में ही हो गया, धीरे धीरे बातचीत हुई होगी, पहले झड़प हुई होगी, लाठी डंडा निकाला गया होगा और उसके बाद अंत यहाँ किया गया होगा कि फायरिंग स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन इस दौरान कम से कम सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहां पर रहनी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि जिस वक्त ये पूरी घटना घट रही थी, पुलिस के अभी अपने सूचना तंत्र होते हैं, और जिस जगह पे हो रहा वो ग्रामीण इलाका नहीं है, बीच शहर का इलाका है, और भिखारी चौक पूरे शहर का मेन पॉइंट है, और वहाँ कुछ देर में आप कोई भी थाना, कई थाने के पुलिस के लोग पहुंच गए, लेकिन वरीय पुलिस पदाधिकारी का जो आवास है वहाँ या दफ्तर है वो चंद किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से। तो इनको इस पूरे मामले पर पहले एक्टिव होना चाहिए था। जो लोकल पुलिस के जो लोग थे उनको भी इस पूरे मामले को देखना चाहिए था। रात में इन लोगों से चूक हो गई कि इस पूरे प्रकरण को प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने काफ़ी हल्के में लिया और इस मामले पर वो खामोश हो गए। उनको लगा कि बस रात में बात हुई है, सुबह खत्म हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके के तनाव दोनों जाति के लोग दिखा रहे थे, तो वो जातीय तनाव को देखकर प्रशासन अगर वहाँ एक्टिव होती, प्रशासन की तरफ से अगर उस वक्त एक्टिव रहा गया होता, तो शायद ऐसी नौबत आज नहीं आती। जो 10 बजे के बाद जिला प्रशासन के लोग एक्टिव हुए, जो इस घटना के बाद पुलिस की टीम जो वहाँ एक्टिव हुई, जब डेड बॉडी लेके आया, उसके बाद जो स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा था, सड़क जाम करने की बात कर रहे थे, उस वक्त जो पुलिस की व्यवस्था दिख रही थी, शायद पुलिस या जो स्थानीय थाने के लोग थे, अगर वो चूके नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और प्रशासन से बड़ी चूक हुई है नेहा, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो वीडियोस निकलकर सामने आए, उसमें से जिसे गोली लगी है उसके पिता से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि सुबह मेरा बेटा पढ़ाई के लिए निकला हुआ था, उसने कहा था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और उसके बाद आप देखिए कि वो नौजवान शायद पढ़ने के लिए गया होगा और ऐसे में बीच में उसे गोली लग जाती नेहा, जिस तरीके के हालात बने थे कि जब दोनों समुदाय के लोग, दोनों जाति के लोग, यादव और राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिस चौक पे झगड़ा हुई तो फिर दोनों तरफ से लोग आ गए और उसमें जो लोग बंदूक लेकर आए थे वो सीधा फायरिंग करना शुरू कर दिए। तो गोली जब चलती है तो वो सामने वाले देखे, हालांकि इस बीच पथराव भी हुआ था। तो
अब पथराव करने वाले लोग कौन थे, गोली जिनको लगा वो कहाँ जा रहे थे, ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया। पूरा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है कि आखिर पुलिस के लोग उस वक्त वहां मौजूद क्यों नहीं थे, पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि बंदूक लेकर कोई आता है और गोली चलाता है। ये जो घटना घटी है नेहा, ये पूरी तरीके से बिहार में 5 चरणों के चुनाव में पहला दाग ऐसा लगा है जो बिहार के दामन पे लगा है। एक बार फिर से जो जंगल राज की बात लोग कहते हैं वो दिख रहा था कि जब चुनाव भयमुक्त कराने की बात की जा रहा था, इस तरीके से मैसेज अगर जाएगा तो बाकी जगहों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की सख्ती आज जो दिख रही है कि धारा 44 लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, पुलिस की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है, ये जो कल करना था। और कल रात में अगर पुलिस के लोग अगर इस पूरे मामले को अच्छे से समझा लिए होते, सुलटा अगर समझौता हो गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि सोचिए जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं या इस तरीके का माहौल बिगड़ता है तो दोनों रहने वाले लोग उसी जमीन के होते हैं, उसी सड़क के होते हैं, उसी चौराहे उसी मोहल्ले के होते हैं। कितने दिन तक विवादों में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल गणेश, सवाल ये भी उठता है कि चुनाव आयोग ने आपको समय दिया था, आप प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इतना इनसिक्योरिटी क्यों है? राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार मतलब हैट्रिक लगा रहे हैं, इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाएं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण का बिल्कुल ख्याल रखा और वहां पर अपने कैंडिडेट को भेजा है। दोनों ने अपनी अपनी रणनीति अपनाई है, लेकिन इतना इनसिक्योरिटी क्यों कि हालात यहाँ तक चले आए कि गोलीबारी करनी पड़ी? देखिए, चुनाव में हर राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार होते हैं उनको लगता है कि उनको जीत हासिल करना है, चाहे वो राजद के उम्मीदवार हो या फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वर्तमान में जो सांसद वहाँ होते हैं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है। तो राजीव प्रताप रूडी को लग रहा था कि वो पहले से सांसद है, इलाके में कुछ लोग नाराज होंगे, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए वो हर कोशिश करने के लिए तैयार थे कि किसी भी सूरत में उनको जीतना है। राजद के उम्मीदवार जो थे वो पहली बार चुनाव के मैदान में है, तो लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा था कि वो चाहते हैं कि यहाँ से वो अपने शासन काल में उनके पास पार्टी की कमान है तो वो खुद देख ले, छपरा सीट जो उनकी कभी कर्मभूमि रही उस सीट पर जीत हासिल हो जाए। और इस बार लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो वाजिब है, इसका फायदा मिल जाएगा। लिहाजा वो काफ़ी एग्रेसिव थे, उनके वोटर काफ़ी एग्रेसिव थे। दूसरी तरफ जो चुनावी मुद्दे को छोड़ दे और इस सारण की सीट पर पूरी तरीके से जातीय रंग में एक दूसरे को रंगने की कोशिश की गई और वहां वर्चस्व जाति का वर्चस्व हो गया। यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई होगी और यादव को ये लग रहा था कि अगर राजपूत वोटर अगर ज़्यादा अगर चुनाव जीत जाते हैं, अग्रेसर में वोट करते हैं तो फिर यादव की आबादी भी काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्या बहुत अच्छी है। तो यादव और राजपूत आबादी में उस इलाके में काफ़ी वो आगे हैं। तो दोनों अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे और ये दिखाने की उनकी मैसेज देने की कोशिश थी कि हमारा वजूद ज़्यादा, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारी तादाद ज़्यादा है, तो फिर हमारा उम्मीदवार नहीं होगा, किसी और पार्टी का उम्मीदवार कैसे जीत जाएगा या फिर दूसरी जाति का उम्मीदवार कैसे जीत जाएगा। तो जातीय समीकरण, जाति के साथ वर्चस्व, जातीय वर्चस्व की ये लड़ाई होगी जो नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए नेहा जो बहुत कम होगा। और देखिए बयान भी किस तरीके से निकल गया। तेजस्वी यादव ने कहा इस पूरे मामले पे कि ये घटना काफ़ी निंदनीय है, या तेजस्वी यादव के समर्थक भी कह रहे हैं, जो दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी करें, सत्ता पक्ष के लोग करें कि साजिश है। अब इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। रोहिणी आचार्य ने भी कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी वालों ने करवाया, मुझ पर जानलेवा हमला करवाया गया और मेरे कार्यकर्ता पर, मेरे समर्थकों पर गोली। बिल्कुल ये राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है कि अब रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि बताइए मैं बूथ लूटने कैसे जाऊंगी। कोई उम्मीदवार, वो बिल्कुल वाजिब सवाल है कि कोई उम्मीदवार जाकर मतदान केंद्र पर ईवीएम का बटन नहीं दबाकर बूथ तो नहीं लूट सकता है। समर्थक दबाव में जाकर, या अब इलेक्शन कमीशन, बूथ लूटने का सीधा सवाल इलेक्शन कमीशन और प्रशासन पर होता है। विफलता तो उन्हीं की है ना, या तो इलेक्शन कमीशन की या तो वहां की और ऐसे में अगर रोहिणी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बूथ उन्होंने लूटा है तो फिर वहां के प्रशासन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है बिहार में, बीजेपी की केंद्र में शासन है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, तो क्या इनकी मौजूदगी में कोई विपक्षी दल का नेता बूथ लूट सकता है? ये एक बड़ा सवाल भी है। और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की पूरी साजिश है। तो साजिश और बूथ लूटने में जो भी अब बोले कि पूरे मामले में राजनीति की जा रही है, पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद इलेक्शन कमीशन या जिला प्रशासन के लोग जो भी जांच में उनको निकल के रिपोर्ट आए, हम जांच करने के लिए बैठे नहीं है। लेकिन जो जातीय समीकरण के साथ जो स्थानीय लोगों की बातचीत, तो वो हम आपको बता रहे थे नया कि उस इलाके में जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले को राजनीतिक बनाया जा रहा है। खैर बिल्कुल आपने सही कहा गणेश, लेकिन हम मुंगेर लोकसभा सीट का भी जिक्र करेंगे। मुंगेर में भी कमोबेश ऐसा ही देखा गया। चुनाव के दूसरे दिन
अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, उन पर पथराव किए गए, उनके गाड़ी की क्षति हुई, उन्हें भी चोट लगी है और उसके बाद अनीता देवी का बयान निकलकर सामने आया। इलेक्शन के बाद भी इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, इस तरीके के काम को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल सारण के बाद, सारण से पहले मुंगेर में हुआ था और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि ये हार की बौखलाहट है। हालांकि इस तरीके की हिंसा जब मुंगेर में हुई थी तब भी प्रशासन को सचेत होने की जरूरत थी कि राष्ट्रीय जनता दल के अगर उम्मीदवारों की तरफ अगर इस तरीके की बातें हो रही है तो उस पर ख्याल रखना होगा कि उनके चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों तक उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत थी। शायद मैं फिर से कहूंगा कि प्रशासन से बड़ी चूक हुई है नेहा। बिल्कुल गणेश, देखना दिलचस्प होगा। रोहिणी आचार्य के ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया गया है, तो दूसरी तरफ आम लोगों की इसमें जान गई है। एक युवक जो पढ़ाई करने के लिए सुबह निकला था, उसे गोली लग जाती है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुके हैं, 2 घायल व्यक्ति इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश माना जा रहा है। कुछ लोग एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।